नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 24 घंटे से कुछ मुद्दों को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है और ये मुद्दे उठाए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में जो उपनेता प्रतिपक्ष है हेमंत कटारे जी ने। हेमंत कटारे जी ने कल एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 नाम उन्होंने लिखे थे। उन्होंने लिखा था सुधीर शर्मा जी का नाम, उन्होंने लिखा था मनोज पाल का नाम, उन्होंने लिखा था अश्विन नाटू का नाम, उन्होंने लिखा था निखिल गुप्ता का और सोनू राणा का नाम। इस पत्र के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे तूफान आ गया हो। तमाम सारे लोग इस बात की अटकलें लगा रहे हैं कि ये लोग कौन हैं और वास्तव में क्या ये सत्ता की दलाली कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं। उसी मुद्दे पर आज जब मनोज पाल सिंह ने उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा तो ऐसा लगा हेमंत कटारे जवाब दिया है वो उससे भी ज्यादा तीखा है। हेमंत कटारे का साफ साफ कहना है कि भोपाल में एक जो गोल्डन सिटी कॉलोनी है वहाँ एक सीनियर आईएएस महिला रहती है। इस महिला के मनोज पाल से क्या संबंध है, अब निश्चित तौर पे कौन रहता है। मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया है कि उस कॉलोनी में मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव भी रहती हैं। तो क्या यह इशारा मुख्य सचिव की ओर है? आज हमने बड़े प्रयासों के बाद उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी को पकड़ ही लिया है। आज वे मेरे स्टूडियो में हैं। हम उनसे न केवल इस मुद्दे पर कि ये पत्र लिखने का उद्देश्य क्या आपका राजनीतिक था या वास्तव में आप मुख्यमंत्री जी की केवल आंखें खोलना चाहते थे, उन्हें सजग करना चाहते थे, उनकी छवि को बचाना चाहते थे, या केवल राजनीतिक उद्देश्य था, और वास्तव में मध्य प्रदेश में क्या सत्ता के गलियारों में दलाल घूम रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव कहीं ना कहीं कटघरे में है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र अगले कुछ घंटे में शुरू होने वाला है और उसके पहले इतना बड़ा विस्फोट करने का उद्देश्य आखिर हेमंत जी का क्या है। ये सारे मुद्दे विधानसभा में भी उठाए जा सकते थे। अब विधानसभा में क्या क्या मुद्दे आप उठाएंगे, हम इन मुद्दों पर आज बात करते हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, आपने तो हंगामा मचा रखा है। 24 घंटे से मध्य प्रदेश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ आपके पत्र की चर्चा है। आपने 5 लोगों के नाम ले दिए कि यही ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। आज सच सच मेरे आप दर्शकों को बता दीजिए, पत्र लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था? कई लोग तलाश रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लिखवा दिया, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। आखिर आपके पीछे है कौन? और यदि वास्तव में ये आपने लिखा है तो इसके पीछे केवल मुख्यमंत्री की छवि को बचाना था या कोई और राजनीतिक एजेंडा रहा है? अब आपने बोला है कि आज मैं सच ही बोलूँगा, तो मैं वैसे भी झूठ बोलता नहीं हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ रविंद्र जी, और ज़्यादा लाग लपेट की राजनीति में वैसे भी नहीं करता हूँ। पत्र मैंने लिखा मुख्यमंत्री जी को, मेरा वास्तविक उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मीडिया के गलियारे में कह लें या सत्या के गलियारे में या ब्यूरोक्रेसी में, ये जो नाम है ये ऐसे नाम नहीं है जिनको कोई जानता नहीं हो। आप जब इस कैमरे के पीछे इस नाम के बारे में किसी भी आईएएस अधिकारी या किसी से भी पूछेंगे तो तुरंत उनके कान खड़े हो जाएंगे और सब इस नामों को जानते हैं। और मैं समझता हूँ आप भी जानते हैं, क्योंकि आपसे खुफिया तंत्र तो शायद अभी मध्य प्रदेश में मीडिया में किसी का है ही नहीं। तो इन नामों से अनजान तो कोई है नहीं। अब बस बात इतनी थी कि इन नाम को बोलने की कौन चाहे हिम्मत दिखाता है या सच्चाई कौन सामने ला सकता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी अभी अभी बने हैं और पर्ची से कैसे बने वो तो हम सब जानते ही हैं, उस पर नहीं जाते, पर अभी अभी बने। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, उनको कार्य करने का अभी समय तो नहीं मिला है। और मैं पहले ही डे 1 से आरोप लगा दूं उन पे भ्रष्टाचार का, तो शायद जनता भी सोचेगी, आप भी सोचेंगे यार इनने तो बस आरोप ही लगाना था कि आए और अपना काम शुरू कर दिया। तो मेरा इसमें एक सार्थक सोचने का तरीका ये है कि शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ना भी हो, उनके नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा सब नेताओं के साथ होता है कि उनके नाम का दुरुपयोग हो जाता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये भी नहीं कह रहा। अब है कि नहीं है ये आने वाला समय बताएगा कि मेरे पत्र का मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी उस पर कोई कार्रवाई करते हैं, वाकई कोई जांच करवाते हैं कि नहीं, और यदि करवाते हैं तो उसमें क्या पाते हैं थोड़ा बहुत। और मैं तो इतना भी कहता हूं कि यदि मुख्यमंत्री जी को मेरी सहायता लगती है कि भाई मुझे क्या जानकारी है इन लोगों के बारे में, तो और मैं विस्तृत भी उनको बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई अगर वो कार्रवाई करते तो मुझे लगेगा कि हाँ मुख्यमंत्री जी का नाम ये खराब कर रहे थे, और नहीं करते हैं तो मैं ये भी मानूंगा कि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये गलत कार्य हुए होंगे। कटारे जी, एक हैं मनोज पाल सिंह यादव, उन्होंने एक लीगल नोटिस आपको भेजा है, शायद आपको सीधा नहीं भेजा है, व्हाट्सएप पे कहीं चल रहा है, और उनका आज हमने अखबारों में भी बयान पढ़ा है कि वो आपको मानहानि के नोटिस देने वाले हैं। क्या वास्तव में आप तक वो नोटिस पहुंचा है? यदि पहुंचा है तो आज आपने जो जवाब दिया है वीडियो के जरिए, आपने तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सीधी सीधी मुख्य सचिव पर ही हमला बोल दिया है। नहीं, पहली चीज़ तो लीगल नोटिस की बात करें
तो अब क्या ये पढ़े लिखे लोगों का विषय है, अनपढ़ लोग शायद इसको ना भी समझ पाएँ। लीगल नोटिस होता है एनीथिंग विच इज़ लीगल, या लीगल जिसका लीगल राइट इफेक्ट हो रहा हो, है ना। जब किसी का भी कोर्ट न्यायालय क्या कहता है कि किसी का लीगल राइट प्रभावित हो रहा है तो ही वो उस चीज़ का संज्ञान ले सकता है या उसमें आगे बढ़ सकता है। तो पहली चीज़ मैं समझता हूँ, ये जो भी मनोज पाल है, मैं तो नहीं जानता कौन है ये, लेकिन इनका लीगल राइट कैसे प्रभावित हुआ, मैंने तो किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी नहीं। आपने भी मेरा पत्र देखा, मेरी चिंता कहीं और थी। अब इनकी भी चिंता मुझे करनी पड़ेगी हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन अभी मेरी चिंता में ये कहीं नहीं थे, और इन लोगों की मैं चिंता ज़्यादा करता ही नहीं। नोटिस मेरे पास नहीं आया है, कहीं घूम फिर के किसी मीडिया के साथी ने मुझे भेजा, आता है तो बिना पढ़े मैं उसको फाड़ के टोकरी में, शायद घर के बाहर की, क्योंकि मेरी टोकरी भी इन लोगों के लिए खाली नहीं घर की, बाहर कहीं फेंक दूंगा मैं, है ना, एक चीज़, क्योंकि इनको शायद ये ज्ञान ही नहीं है कि इनका कोई लीगल राइट प्रभावित नहीं हुआ है। हाँ, अब अगर ये बोलते हैं कि जो मेरे आरोप लगाए वो सत्य हों और वो यही वो व्यक्ति हैं, क्योंकि इंडिया में इस नाम के और भी लोग हैं, विश्व में भी कह सकते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि यही वो व्यक्ति हो, मेरे आरोप सच है, तो फिर मैं शायद इनकी किसी बात का उत्तर दूं, नहीं तो इनसे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज़, एक मनोज पाल नाम के व्यक्ति मेरे फिर भी और भी संज्ञान में हैं, अब वो ये है कि नहीं है ये भी यही बता दें। वो मध्य प्रदेश की जो वरिष्ठतम महिला IAS अधिकारी, और मैं नाम लेने से कोई बच नहीं रहा हूँ, ये भी आपको बता दूँ, नाम भी ले दूँ मैं, और कहो तो सदन के अंदर ले दूंगा और शायद सुन भी लेना आप। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि किसी पर भी छींटा उछालना आसान होता है, तो इसलिए जब मैं किसी पे नाम लूँ तो पूरा अध्ययन कर लूँ, पूरे कागज़ मेरे पास हो, तब मैं नाम लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी मुझे सिखाया है, तो मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। रही बात ये जिस मनोज पाल की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि नहीं, वो तो और बात है, लेकिन इस मनोज पाल की ये खबर है कि गोल्डन सिटी में आए दिन जाना आना, वरिष्ठतम किसी अधिकारी का पैसा कलेक्शन, उनको भोपाल की और अन्य जगह की ज़मीनों में इन्वेस्ट करना, कुछ ब्लैक में कुछ वाइट में, कुछ इस तरीके के काम धांधलियाँ चल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल का भी बहुत बड़ा घोटाला है, और वो तो कागज़ पे है, उसको मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा। तो उसमें 1 रुपए की चीज़ को 10 रुपए के दरों पे खरीदा जा रहा है विभागों द्वारा, जबकि वो आम आदमी जाके सामान्य रूप में 1 रुपए में खरीद सकता है। उस चीज़ को कई गुने रेटों पे सरकार ने खरीदा, सरकार को चूना लगाया। तो ये भी प्रकरण लोकायुक्त EOW के दायरे में आता है। अब कानूनी बात हुई है तो मैं कानून बता देता हूँ कौन सा प्रकरण किस दायरे में आता है। तो उसमें भी उसमें किसी मनोज पाल की भूमिका है, तो उनकी भी कॉल रिकॉर्ड CDR जांच हो जाए, कोई बुराई नहीं है। और मैं समझता हूँ जब जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी भी होता है, हम आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। और मैं जो आरोप लगा रहा हूँ, फिर से मैं इस बात को कह दूँ रविंद्र जी, कि मैं किसी भी आरोप को बिना तथ्य के नहीं लगाता, मेरे पास जानकारी होगी। और अभी मेरा उद्देश्य ये है, चाहे वो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, वो भी अपनी छवि को प्रोटेक्ट करें और ऐसे दलालों से बच के रहें, नहीं तो फिर मेरे पास तरीके हैं ऐसे लोगों से दूर करने के, फिर मैं उन पे आ जाऊंगा। एक जिनके नाम आपने लिखे हैं, उस नाम के एक व्यक्ति ने कल शाम को मुझे फ़ोन किया, और उनका ये कहना था कि आपने अपनी खबर में दलाल लिखा है, हेमंत भाई ने तो दलाल लिखा ही नहीं है। तो क्या आपका भाव नहीं था कि ये काम जो कुछ आपने लिखा है इसको दलाली मानते हैं नहीं मानते? क्योंकि मेरे पे सीधा सीधा वो फ़ोन करके बोल रहे थे, जो नाम आपने लिखा है उसी नाम के एक व्यक्ति का फ़ोन मुझे आया। मैं समझता हूँ मैंने संसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उसमें दलाल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन हाँ जो कार्य है वो दलाली के ही निकट या दलाली ही है एक तरीके से। तो मैंने अपनी संसदीय भाषा का गरिमा का ख्याल रखते हुए लिखा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी सच ही होगा। हाँ, अहमद भाई, एक और, आपने जो 5 नाम दिए हैं उसमें एक नाम बड़ा चर्चित है, निखिल गुप्ता। आप क्या इनको जानते हैं, इनके बारे में, या सिर्फ आपने सुना है गलियारों में? है कौन ये निखिल गुप्ता? क्या वाकई बहुत ज़्यादा ये सत्ता के नज़दीक रह के काम करा रहे हैं इस सरकार में? मैं जो जिनके मैंने नाम लिखे हैं, मैं आपको वास्तविकता बता दूं, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूं। कोई शक्ल कभी आके खड़े भी हो जाए तो शायद उनको अपना परिचय देने के बताना पड़ेगा कि हम ही वो व्यक्ति हैं, मैं नहीं जानता। चूँकि मेरे पास जानकारी आई और जानकारी ठोस थी, विश्वसनीय सूत्र थे, मैंने उस आधार पर आगे कार्रवाई करी। रही बात ये जो भी निखिल गुप्ता है, ये मुझे लगता है कि अगर ये प्रश्न आप मुख्यमंत्री जी से पूछे कि कौन है, क्या वास्तविकता में उनने ये निखिल गुप्ता को ताकत, जैसा मुझे पता लगा, दे रखी है? निखिल गुप्ता का क्या विंद कोटी से या CM हाउस या उनके लोगों से नज़दीकियां हैं, ये चीज़ का उत्तर वो बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने शेयर कर दी। अब वो इसकी जांच कर लें या उनको जितना भी पता हो वो इस चीज़ को सार्वजनिक कर दे, तो ये प्रश्न आप उनसे पूछिएगा। आपने अपने पत्र में एक चीज़ और लिखी है कि इन 5 लोगों के CDR निकाली जाए, तो जब ये 5 की पहचान ही नहीं पता है तो CDR कैसे निकलेगी? और क्या आपको, आपके पास, आपके सूत्रों के अनुसार
कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि इनकी सीढ़ियां निकलेगी तो निश्चित तौर पे बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, मैंने उनकी पहचान, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं है पूरी तरीके से, मुझे भी है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया। मुख्यमंत्री जी को मेरे से 100 गुना ज़्यादा इनकी पहचान है, ऐसा मुझे पता है। पहली चीज़, यदि नहीं है तो मैंने ये कह भी दिया, आप मेरे से कोई जानकारी मांगेंगे तो मैं बता भी दूंगा। मेरा किसी के नाम पर कीचड़ उछालना उद्देश्य नहीं था रविंद्र जी, मैं आपको वास्तविकता बताऊं। मेरा इन 5 लोगों से या अन्य भी कभी लिखता हूं तो मेरा उन पर कीचड़ उछालने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए वो कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो उनको पता है कौन लोग हैं, और वो यदि इसमें जांच कर लेंगे, या उनके लिए बहुत छोटा सा काम है, और उनको कोई चीज़ चाहिए इनके बारे में जानकारी, तो मैं कह चुका हूँ, फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं उनको वो जानकारियाँ और बारीकी से उपलब्ध करवा दूंगा पूरी। अच्छा, आपने विधानसभा में क्यों नहीं उठाई ये मुद्दे, पत्र के जरिए क्यों कहा? विधानसभा सत्र अगले 2-3 दिन में ही शुरू होने वाला है। आप चाहते तो इन मुद्दों को विधानसभा के पटल पे भी उठा सकते थे, उसका रिकॉर्ड बनता। आपने पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों आई? नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं विधानसभा में नहीं उठाऊंगा? भाई अभी जब पता लगा तो मैंने अभी उठा दिया। तो आपको लगता है कि ये एक माहौल, विधानसभा से पहले एक माहौल बना दिया आपने? माहौल तो नहीं बना रहा मैं, माहौल तो जिसको बना, ये तो मैंने तो सिर्फ जब मेरी जानकारी में आया मैंने उसको उचित तरीके से आगे बढ़ा दिया। अब जब विधानसभा आ जाएगी और विधानसभा में भी उसको बढ़ा देंगे, वहाँ पे भी पूछ लेंगे। हो सकता है यदि उसके पहले अगर वो इस चीज़ पे कार्रवाई कर देते, नहीं आवश्यकता पड़े या नहीं करते हैं, तो हो सकता है तो आने वाले हर सत्र में ये बात भी उठ जाए, कोई कह नहीं सकता इस चीज़ में। और तथ्य आ जाएंगे तो विधानसभा में कोई बात उठे तो मैं समझता हूँ वो उसका पूरा तथ्यात्मक रिकॉर्ड होना चाहिए। मीडिया में कुछ बात है हम आशंका के माध्यम से भी या सूत्रों से भी उठा सकें। सदन के अंदर सदन की मर्यादा को रखते हुए हर चीज़ को विधिवत रूप से, रिकॉर्ड के रूप से और पूरे कागज़ के प्रमाण सहित उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, और वो भी मेरे पास हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को गलत फहमी है यदि, तो वो जैसे ये नोटिस वोटिस तो ठीक है, अगर किसी को है तो वो बस इतना एक कागज़ में लिख के भेज दे कि हमारे बारे में जो भी जानकारी आप विधानसभा में सार्वजनिक कर दो। ये जो भी मनोज पाल जी उन्हीं से पूछ लो कि ना, वो इतना लिख के दे सकते हैं, सिर्फ इतना लिख दें कि मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया किसी अधिकारी संबंधी, और जो जानकारी वो हेमंत कटारिया जी विधानसभा में सार्वजनिक कर दें। मैं आपसे कह रहा हूँ आज ही लिखवा लो और इसी सत्र में मैं शुरू कर देता हूँ। और फिर बड़ी 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 चुनौती दे रहे हो आप। इन लोगों को मैं कोई चुनौती दे नहीं रहा, ना ये चुनौती है, लेकिन एक बात आई है तो कह दिया मैंने। हेमंत जी, आज बड़ा तीखा प्रश्न पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरी प्रश्न से असहज लगे। दरअसल 2 महीने पहले जीतू पटवारी जी ने ये आरोप लगाए थे और 2-3 लोगों के नाम भी दिए थे। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा था कि यदि इन पर अंकुश नहीं लगा तो मैं इन लोगों के चेहरे उजागर करूंगा, नाम उजागर करूंगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने बाद जीतू पटवारी जी उन नामों को छुपा लिया, वो बोले नहीं, और फिर अचानक हेमंत कटारिया आते हैं और सबके नाम उजागर कर देते हैं। तो ये कहीं आपस का वो तो नहीं है, द्वंद्व तो नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष को नाम उजागर करने थे और नाम उजागर करते हैं उप नेता प्रतिपक्ष? फिर कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने ऑफिशियल एक ट्वीट किया है, मेरे को व्हाट्सएप पे आया उनका, कि उमंग सिंगार ने आपके कंधे पर रख के, बंदूक रख के फायर किया है सीएम हाउस की ओर। ये सब चीज़ें हैं क्या है? थोड़ा मेरे दर्शकों को समझाएं, जीतू पटवारी ने नाम उजागर क्यों नहीं किए, नंबर 1। नंबर 2, आप पे ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उमंग सिंगार ने आपके कंधे पे बंदूक रखकर चलाई है। तो दोनों चीज़ का मैं आपको सहजता से उत्तर दे देता हूँ, इसमें मुझे कहीं भी मैं असहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की, उनने ये बात कही थी और उनने कुछ संकेत भी दिए थे। और जब मैं किसी बात को कह रहा हूँ, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और मैं नहीं समझता कि उनने किसी बात को कह दी, नेता प्रतिपक्ष जी ने, मैंने, या किसी बात को कह दी, तो हम एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। यदि आज मैं सदन में लड़ाई लड़ता हूँ इस किसी भी विषय पे, चाहे वो नर्सिंग हो या किसी भी विषय पे, उसको सड़क पे उठाने का काम संगठन होता है जो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में होगा, तो उसको हम लोग अलग 2 तरीके से नहीं आकलन करेंगे। जीतू पटवारी जी की बात का ही समर्थन करते हुए मैंने इन नाम को उजागर किया, जो मेरे सूत्र थे उनके माध्यम से। और जब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो हो सकता है आप ये मान के चलिए कि मेरे जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं उनकी सहमति या वो भी इस कार्य में नजर रखे हुए हैं। दूसरी बात, नेता व प्रतिपक्ष जी की आप बात करें तो अब उनका परिचय मैं इतना ही कह के दे पाऊंगा, वो खुद अपने आप में तोप आदमी है, वो किसी के कंधे पे क्या बंदूक रखेगा, आप खुद जानते हो। और मेरे से ज़्यादा बीजेपी जानती है, जिनने ट्वीट किया वो भी जानते हैं और जिनने नहीं ट्वीट किया वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उमंग सिंगार एक मर्द नेता है, और जिससे लड़ना हो या जिसके खिलाफ बोलना हो तो वो डंके की चोट पे उसके मुंह पे खड़े होकर बोलने वालों में से। ये तो मेरे को नहीं लगता उनके इस परिचय की ज़रूरत है। अब वो मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे, पहली चीज़ तो भाई मैं अपना कंधा लेके घूम नहीं रहा कहीं, और ना वो इतने वो हल्के कह लूँ, या वो उनकी दमदारी के किस्से अपने आप में प्रख्यात हैं, ना उनका स्वभाव है। तो ये
ठीक है, बीजेपी जो है अपना काम कर रही होगी, लेकिन मैंने जो कहा उस पर कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे? जो मैंने नाम लिखे या जो चीज़ें उस पर कोई लिखने, और जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं वो भी सब जानते हैं कि मन ही मन बोल रहे हूँ यार नाम बिल्कुल सही लिए और एकदम विंद कोटी से लेके सब जगह बिल्कुल बोले खबर सही है। तो बीजेपी के भी लोग मेरे को खबर देते रहते हैं, तो हो सकता है बीजेपी के लोग कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, क्या मालूम। चलिए अहमद जी, एक आखिरी प्रश्न और मेरे मन में है, और वो ये कि ये जो आपने कहना चाहिए कि ये ततैया के हाथ में उसमें बिल में हाथ डाल दिया है आपने, तो ये कहाँ तक जाएगा? आपको क्या लग रहा है इन 5 लोगों का भविष्य क्या है? क्या मुख्यमंत्री इनको अपने से दूर कर पाएंगे? क्या सत्ता में बैठे हुए लोग अपने से दूर कर पाएंगे? जिन अधिकारियों के ये मुंह लगे हुए हैं ये दूर कर पाएंगे? और यदि ये दूर नहीं कर पाएंगे तो कितना नुकसान आप देखते हैं? कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? ये जो आपने युद्ध छेड़ दिया है, आप इस लड़ाई को जिस मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दिया है आपने, निश्चित तौर पे लोगों में बड़ा उत्साह भी है, कांग्रेस में तो उत्साह है, पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है, भारतीय जनता पार्टी में भी मेरी कई लोगों से बात होती है, वो भी खुश है कि नहीं ये लोगों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है संगठन का। तो आपने एक तरह से दोनों तरफ की लड़ाई आपने अपने कंधे पे तो ले ली है, पर इसका परिणाम क्या देख रहे हैं आप? परिणाम मैं ये देख रहा हूँ कि पहले तो इन लोगों को जो भी ये गलत कार्य कर रहे हैं उनसे दूर किया जाएगा, ऐसी आशा के साथ मैंने इस विषय को उठाया है। नहीं ऐसा होता है तो फिर मेरे को करवाने के तरीके आते हैं, फिर मैं करवा लूँगा उस चीज़ को। और अभी मैंने बहुत सहजता से और तरीके से उसको उठाया है कि किसी की मान मर्यादा को भी ठेस नहीं पहुँचे और डायरेक्ट आरोप भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं सीधे प्रमाण सहित वो भी शुरू कर दूंगा। क्योंकि मुझे तो ये तक पता लगा है कि संघ के जिम्मेदार पदाधिकारी जब आते हैं प्रदेश में, जिम्मेदार बड़े बड़े पदाधिकारी, उनको गाड़ियों की व्यवस्था, उनको रुकने ठहरने की होटल की व्यवस्था, खाने पीने की जो भी एक व्यवस्था है, सुख सुविधाएं लगती होंगी किसी को, वो तक इन्हीं लोगों के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो चिंतनीय तो है विषय, और मेरे से ज़्यादा चिंतनीय तो बीजेपी के लिए होना। क्या संघ के बड़े पदाधिकारी को नहीं पता है कि उनको लोग किससे सुविधाएं ले रहे हैं भोपाल जाकर? ये हो क्या रहा है? संघ तो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगठन है जो अपने आप को बहुत नैतिकता की बात कहते हैं। यदि आप ये बड़ा गंभीर आरोप, कल आपने पत्र लिख दिया, आज सीएस को घेर दिया और अब मेरे चैनल पे आपने संघ को भी लपेट दिया। हो सकता है ना भी पता हो, मैं तो नहीं जानता पता है कि नहीं पता, अब तो पता चली गया है। और अब नहीं करें तो भी मैं समझता हूं कि संघ के लोगों को ना पता हो, क्योंकि वास्तविकता में संघ के लोगों को मैंने जितना देखा है वो इस तरह की चीज़ों से तो बच के ही रहते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो आप ये भी प्रमाण दे देंगे? हाँ बिल्कुल प्रमाण दे दूंगा मैं आपको। मेरे हाथ में कुछ चीज़ें हैं भी और ठोस हो जाएंगी, तो मैं नाम सहित बता दूंगा कि कौन किसकी गाड़ी कब कहाँ कौन से होटल में, सब चीज़ें बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, उपनेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा पूरे सभा पर है। वो जिस तरह सरकार पर अटैक कर रहे हैं, वो मीडिया के जरिए अटैक कर रहे हैं, पत्र लिखकर अटैक कर रहे हैं, सदन में प्रश्न उठाने की तैयारी करके अटैक कर रहे हैं पूरी तरह से। और उनका साफ साफ कहना है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जीतू पटवारी या उमंग सिंगार हम लोगों से अलग हैं, ये पूरा हमारा परिवार है और हम मिलकर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आज निश्चित तौर पर उनने मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो गलत है उनसे यदि दूरी बनाएंगे तो सरकार की छवि बनेगी, यदि आप दूरी नहीं बनाएंगे तो ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।